अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो जनरली तुम लोग देखते हो कि तुम्हें सी आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, और उसके बाद कहा जाता है कि जावा फिर आएगी। ऐसा क्योंकि सी लैंग्वेज 1972 में बहुत जल्दी बना ली गई थी। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके, उसमें कुछ नई कंसेप्ट्स ऐड करके सी प्लस प्लस बनाई गई, और उसके बाद और एडवांस फिर एक लैंग्वेज बनाई गई 1991 में, जावा। इसका जो ओरिजिनल रिलीज हुई थी जावा 1.0, वो हुआ था 1996 में। एक अर्जेंट कॉल है, एक मिनट सॉरी, एक मिनट। हेलो, अच्छा अच्छा।
तो देखो मैं ये बता रहा था कि सी लैंग्वेज 1972 में आई। इस बात का ध्यान रखा गया था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए जनरली सी लैंग्वेज को बनाया गया था। फिर सी प्लस प्लस आई, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए। फिर जावा लैंग्वेज आई, काफी समय के बाद आई। मतलब कितने इयर्स का डिफरेंस है तुम लोग भी जानते हो, इसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब ये सवाल है कि क्या सी सी प्लस प्लस आती है, क्योंकि जनरली होता क्या है, सी से ही सी प्लस प्लस बनाई गई है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से ही पाइथन लैंग्वेज को, जावा लैंग्वेज को बनाया गया है। मतलब इसमें कंपाइलर की कंसेप्ट है, जो मैं आगे बताऊंगा ही तुम लोगों को कि उसका मतलब क्या होता है, कंपाइलर का बताऊंगा आगे। लेकिन बस ये मुझे बताना है कि ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि जावा सीखने के लिए तुम्हें बेसिक पुरानी चीजें आनी ही चाहिए। हाँ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए, जैसे इफ एल्स हो गया, थोड़ा फॉर लूप हो गया, या फिर व्हाइल लूप। क्योंकि ये बेसिक चीजें जो है यहाँ पे सिखाई ही नहीं जाती। हमारा जो सिलेबस होता है जनरली, कोई भी तुम सिलेबस देख लो अपना, वहां जावा में ये नहीं तुम्हें सिखाया जाएगा तुम्हारे सिलेबस में कि फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, व्हाइल को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये चीजें हम सी सी प्लस प्लस में सीख चुके होते हैं। इसलिए इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो हम आसानी से सीख सकते हैं। उसके अलावा फिर बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, ऐसी बेसिक्स चीजों का नॉलेज। हाँ, लेकिन अगर सी प्लस प्लस आती है और सी आती है, तो अगर मैं बहुत फास्ट भी पढ़ाऊं तो भी समझ में आएगा। ये एक फायदा है। स्लो तो पढ़ाना ही है मुझे, फास्ट तो मैं पढ़ाता नहीं वैसे भी। तो इसलिए तुम लोगों को उसका बहुत ज्यादा इशू होगा भी नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं। अब मैं जावा के बारे में कुछ और बातें कर लेता हूँ। 1991 में जावा बना ली गई थी और इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो 1996 में आया था। मतलब इसमें भी काफी समय लगा। देखा जाए तो किसी और कंट्री में 1991 में पाइथन को बना लिया गया था, लेकिन उसका फर्स्ट वर्जन 94 में आया था। किसी और कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ये दूसरी कंट्री थी जिन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया। उनका नाम था जेम्स गोसलिन। इन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया। जनरली एक बात बताता हूँ कि ये और इनके साथ इनके 3 फ्रेंड्स और थे, जिसमें से एक फ्रेंड इनके इंडियन थे। उनका नाम है विनोद खोसला। ये उनके फ्रेंड थे जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट थे। उनके फ्रेंड थे जेम्स जो थे उनके, और 2 लोग और थे। इन्होंने मिलके एक कंपनी शुरू की थी और उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। तुम लोगों ने शायद एक कंपनी सुनी भी होगी, सन माइक्रो सिस्टम्स, INC ऐसे कंपनी थी। और ये कंपनी 1982 में स्टार्ट हुई थी। हाँ, लेकिन इसके 2 साल के बाद विनोद खोसला ने कंपनी छोड़ दी थी। उनका रोल खत्म हो गया। बस इंडियन थे इसलिए मैंने इस बारे में तुम्हें बताया। 2 साल तक थे वो, उसके बाद उन्होंने कंपनी ही छोड़ दी। तो उसके बाद उनका कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से उन्होंने छोड़ा होगा। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि जावा, ये जो है ना, एक कॉफी का टाइप होता है जनरली। जावा कॉफी का टाइप है। जावा कॉफी की ब्रीड मैं बोल सकता हूँ। जैसे
जो बीन्स होता है ना कॉफी के, वैसे कॉफी का एक टाइप ही है जावा। इसलिए तुम लोग देखोगे ना, जावा का जो लोगो दिखेगा तुम लोगों को ऐसा, ये जो लोगो होता है जावा का ऐसा, और इसमें से भाप निकलते हुए तुम लोग देखते हो ना, तो ये जो तुम देखते हो ये बस वही कॉफी है ऐसा। हाँ, इससे पहले जावा का नाम ओक था, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब जावा नहीं नाम था तब ओक था। लेकिन ये नाम ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर कराया था, कॉपीराइट्स के कुछ इशू होने की वजह से इस नाम को यूज करने की परमिशन नहीं मिली, बाद में बदलना पड़ा। तो बहुत सारे नाम सजेस्ट हुए थे, जिसमें से मैं कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे उसमें से एक नाम सिल्क भी था, जो काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी इस ये नाम रखने के लिए जावा का। जावा को भी बहुत ज्यादा वोटिंग थी, लेकिन सिल्क से ज्यादा जावा को थी वोटिंग, इसलिए ये नाम रखा गया। और ये इतने जल्दी इतनी पॉपुलर हुई, 1997 या 8 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस समय ये कहा भी गया था कि ये लैंग्वेज के पॉपुलर होने का रीजन ये है इसके फीचर्स, इसकी मार्केटिंग नहीं, इसके फीचर्स। ये जो फीचर्स दे रही थी, पहली बात तो पहले क्या होता था कि कोई भी लैंग्वेज बनती थी तो वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती थी। जैसे सी लैंग्वेज है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बनाया, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, और वो आपने विंडोज में बनाया, जैसे विंडोज आप लोग यूज करते हो, विंडोज 10, 11, 8 जो कुछ होगा आपका, तो इसे मैं बोलता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक है विंडोज। अगर आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की और कोई सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर आपने विंडोज में बनाया, तो वो सिर्फ उसी विंडोज में चलेगा। मतलब किसी और के पास विंडोज है, वहां चलेगा, भले 10 हो 8 हो वहां चलेगा। किसी और के पास विंडोज है वहां चलेगा, लेकिन लिनक्स में नहीं चलेगा, यूनिक्स में नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है, इसको ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्ड और है प्लेटफॉर्म। अब मैं प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, उन्हें फर्क पड़ता था प्लेटफॉर्म से। लेकिन जब जावा बनी तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन बना रहे हो, उससे इसे फर्क नहीं पड़ता। ये इसमें एक खासियत थी। वो किसी भी प्लेट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाओ, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, ऐसा था। ठीक है, ये एक बात थी। तो ये एक अच्छी बात है, सबसे बड़ा फीचर है ये आज के टाइम पे, क्योंकि समय के साथ विंडोज के साथ और भी लिनक्स के साथ बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए मार्केट में। विंडोज आया, विंडोज के बाद तुम देखोगे तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते गए ना। तो समय के साथ जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़े, तो इस बात की मांग होने लगी कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सॉफ्टवेयर बना सकती है। तो उस रेस में फिर उस समय सबसे आगे जावा थी, और वही बनी थी और बहुत पॉपुलर हुई। उसके फीचर्स कुछ है, अभी मैं बताऊंगा, उसकी लिस्ट भी बताऊंगा कि उसके अंदर क्या खासियत थी, क्या क्वालिटीज थी, मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो मैंने तुम लोगों को जो चीजें अभी तक समझाई यहाँ पे, कि सिल्क नाम नहीं रखा गया, जावा रखा गया, उससे पहले ओक था, और कॉफी का टाइप जो है जावा, उसको वही नाम है, उसके ही बेस पे इन्होंने रखा है वो नाम। और इसे जेम्स गोसलिन ने बनाया था। हाँ, किसी को ऑनलाइन भी अगर कुछ भी पूछना है तो माइक ऑन करके मुझसे सवाल पूछ सकता है, और मैं उनको स्पीकर भी ऑन कर देता हूँ ताकि सब लोग सुन सकते हैं, जो भी पूछेगा, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्हें भी सुनाई देगा। ठीक है, तुम्हारे डाउट्स कभी भी हो, कोई भी हो, तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो। बीच में माइक को ऑन करके तुम अपने डाउट्स को पूछ सकते हो।
उसके बाद ये जो लेक्चर है मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तुम लोग टेलीग्राम पे मुझसे ले सकते हो लेक्चर्स, और ये लेक्चर को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जिन्हें क्लास लगाना है, जो सोच रहे हैं मैं करना चाहता हूँ, कोई अच्छा क्लास है क्या है, तो उन्हें तुम अपने ये लेक्चर शेयर कर सकते हो। इसे देख के वो डिसाइड कर सकते हैं उन्हें क्लास करना है या नहीं। ये तो मैं खाली शेयर करने की बात कर रहा हूँ, किसी को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा, चाहे एक हो चाहे 50 हो। कभी कभी होता है किसी बैच में 50 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, किसी बैच में 30 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जैसे अभी एक बैच मैंने जावा की पिछले महीने चालू की थी, उसके बाद बिना अनाउंसमेंट के फिर से नई बैच शुरू कर दी अचानक, क्योंकि कुछ 2 4 5 स्टूडेंट्स आए, उन्होंने बोला हमें अर्जेंट है, शुरू करना है, कर दी शुरू। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक महीने पहले अगर अनाउंस करूँ, 20 दिन पहले करूँ, तो 30 40 बच्चे तैयार हो ही जाते हैं। और फिर वो और भी इसी बैच में और स्टूडेंट्स ऐड होंगे नेक्स्ट वीक तक। दूसरी बात ये कि हमारा जो टाइमिंग होगा वो यही रहेगा, 4 से 5 जो हमारा टाइम है। बस ये रहेगा कि हफ्ते में 3 दिन जो होंगे वो होंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। इसलिए मुझे वो समय रखना पड़ेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उनके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि और भी स्टूडेंट्स को पॉसिबल हो आने को। और पहले 3 दिन मैं रख दूंगा पाइथन, जो मेरा अगले 3 दिन चल रहा है पाइथन का क्लास, वो पहले 3 दिन रख दूंगा, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब पाइथन वाले ये बोलेंगे सर अभी हम कल परसों सिर्फ 2 ही दिन आएंगे, हमारा एक दिन का नुकसान होगा हफ्ते का, उसका क्या? क्योंकि पाइथन वालों को जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं उनका संडे को भी लेता हूँ। अभी तुम लोग नहीं थे तो पिछली बार मैंने मंडे को भी लिया था, जब बैच नहीं है तो ले सकता हूँ बुला के। तो अब मैं ऐसा करूंगा कि हम लोग फ्राइडे सैटरडे रखेंगे, और थर्सडे को मैं उनका ले लूंगा, मतलब कल परसों और अगले दिन तक, 3 दिन तक, थर्सडे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे उनका ले लूंगा। फ्राइडे सैटरडे को हमारा क्लास रहेगा। फिर अगले वीक से जैसा रेगुलर है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसा ही चलेगा, फिर कोई इशू भी नहीं होने वाला। उनकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी और तुम लोगों की भी हो जाएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहले 3 दिन रहे या बाद के 3 दिन रहे, बात एक ही है। हाँ, संडे को भी ले सकता हूँ क्लास, और संडे को ये टाइम नहीं, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है कॉलेजेस को, तो सुबह ही होती है बैच में। लेकिन मेरी 8 बैचेस चलती है एक वीक में, तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी 3 बैचेस को मैं बुलाऊं संडे के दिन। तो उसमें तुम्हारी बैच रहेगी तो संडे को क्लास होगा। तो मैं 3 बैचेस डिसाइड करता हूँ जिसका सिलेबस थोड़ा स्लो मुझे लग रहा है, या फिर पीछे है, या फिर किसी दिन छुट्टी हो गई थी किसी रीजन से, उनका क्लास संडे के दिन हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता कि एक आधे दिन छुट्टी हो जाए, बिल्कुल नहीं, वो हम कवर कर ही लेते हैं किसी ना किसी दिन। इसलिए 3 दिन पूरे मिलते हैं एक वीक। तो तुम्हें अगले 3 दिन जो मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, उसमें करनी चाहिए प्रैक्टिस, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ। जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं रहेगा ये कल तक या परसों तक कि किसने बनाई और कब बनाई, कौन से ईयर में बनाई, क्या नाम था, और कौन से कंपनी की है, ये सारी चीजें फिर ध्यान में नहीं रहेगा, मुझे पता है। इसलिए तुम लोग ना नोट्स बनाया करो, एक नोटबुक अपने पास रखा करो। आगे तो मैं प्रोग्राम सारे बताऊंगा ही, उस समय तो लिखना ही पड़ेगा, तब तो मैं बोलूंगा ही लिखने को। लेकिन बहुत सारी चीजें जब सुनते हो ना, तो खुद से ही लिख लिया करो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम की चीज लग रही है, ये मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, वो कर लिया करो। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताता हूँ ना कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो सुनते हैं, लिखते नहीं, और वो बाद में उन्हें याद नहीं आता, और होती है ऐसी बहुत सारी काम की चीजें होती है। इसलिए तुम लोग लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि 2010 में, मतलब अभी की बात है, ज्यादा दिन पहले की नहीं है, अभी की बात है। 2010 में एक कंपनी थी ओरेकल नाम की, उसने सन माइक्रो सिस्टम्स को ही एक्वायर कर लिया। कब? 2010 में। तो इससे जावा भी तो एक्वायर हो गई। अब सन माइक्रो सिस्टम्स को जावा ने बनाया था, अगर वो पूरे कंपनी को ही एक्वायर कर लेंगे तो उसमें तो जावा भी आ जाएगी। तो अब जो जावा प्रोडक्ट है ना, वो ओरेकल का प्रोडक्ट है 2010 से। और इसका एक नुकसान क्या है पता है जावा को? कि ओरेकल और गूगल, ये दो कंपनीज का आपस में अच्छा नहीं है। इस वजह से गूगल ने क्या किया, कुछ समय बाद
गूगल ने कुछ समय के बाद ये अनाउंस किया कि अब हम धीरे धीरे जावा को हटा रहे हैं अपने एंड्रॉइड जो हमारा है, जहाँ हम एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, उसमें जो पहले जावा और एक्सएमएल को मिला के एंड्रॉइड बनती है, अब जावा को हम हटा रहे हैं और अब हम ला रहे हैं एक नई लैंग्वेज जिसका नाम है कोटलिन। ऐसा गूगल ने अनाउंस किया। इससे क्या हुआ, अब गूगल ने अनाउंस किया है इसलिए ये पॉपुलर भी हो गई तुरंत, क्योंकि अनाउंस गूगल ने किया, उसका खुद का प्रोडक्ट है तो ये पॉपुलर भी हो गई। आज भी बहुत सारे डेवलपर्स एंड्रॉइड डेवलपमेंट का काम करते हैं, लेकिन जावा बेस्ड एंड्रॉइड डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है। ऐसा इन्होंने नहीं बोला कि आप जावा को यूज नहीं कर सकते, बस वो अपनी लैंग्वेज को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आज भी कोटलिन से ज्यादा बेटर जावा मानी जाती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डेवलपर्स बोल रहे हैं। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने रिसर्च किया, उससे मुझे ये चीज पता चली। मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ कि वो बेटर है। मेरा भी होता तो मैं बता देता, क्योंकि मुझे एंड्रॉइड नहीं आती, नहीं तो मैं बताता कि मेरा ओपिनियन क्या है। लेकिन जो लोग हैं उनका ओपिनियन बता रहा हूँ कि अब आज भी जावा बहुत ही फास्ट लैंग्वेज भी है, इसके फीचर्स भी ज्यादा है, जावा को अपडेट किया जा रहा है नए टेक्नोलॉजी में, कहीं पीछे ना रह जाए। होता है ना कि कोई कंपनी जब नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लाती है तो पुरानी कंपनी पीछे हो जाती है। जैसे एक मोबाइल फोन कंपनी ने फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ दिया था फोन के कैमरा के नीचे, ठीक है, वो उसने सबसे पहले लाया, तो काफी चली वो कंपनी। कुछ समय के बाद किसी कंपनी ने मोबाइल फोन के अंदर ही डायरेक्टली फिंगरप्रिंट सेंसर लाया स्क्रीन के अंदर, और जिसने पहले लाया था वो ये नहीं कर पाई, तो वो पीछे जा सकती है एक समय के साथ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी ही टिक पाएगी, बाकी कोई नहीं। अगर आपने ये सोचा मैं ये ऐप बना के छोड़ दूं बस मेरा काम खत्म, तो बिल्कुल नहीं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा हर समय। व्हाट्सएप भी आज भी अपडेट करता है वो नए नए, यूट्यूब भी नए नए अपडेट्स लाता है, नई नई चीजें लाता है। इंस्टाग्राम जो है देखोगे उसने रील्स वाली कंसेप्ट लाई है जो काफी अच्छी पॉपुलर हो गई, तो अब यूट्यूब भी कर रहा है वो। मतलब तुम चीजों को समझो कि हर कंपनी आगे जाना चाहती है, कोई पीछे ना रह जाए, तो ऐसी कंपटीशन है और कोई भी कंपनी पीछे। व्हाट्सएप को आज सब यूज करते हैं, फिर भी वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे करते हैं, कभी तुमने देखा होगा, टीवी पे आज भी करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट उन्हें करना ही पड़ेगा अगर मार्केट में टिके रहना है तो। नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, और ये कंटिन्यूअस चलने ही वाला है ये सारी चीजें। तो ये इस बात का भी ध्यान रखो। तो जो टेक्नोलॉजी लाएगा वो आगे जाएगा। हमने अपनी कंपनी भी शुरू की है, उस कंपनी में हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, और वो दोनों कंसेप्ट, एक प्रोडक्ट की हमारे जो पार्टनर है कंपनी के, मेरे जो दूसरे सर हैं वो, और एक प्रोडक्ट मैं, ऐसे दो प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे। अभी उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अभी तो हम स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम जॉब पे रखेंगे अपने पास, और बाकी के जा सकते हैं, जिसे करना है वो करेगा। उसके बाद फिर आगे जाने के बाद हम उसी ऐप पे हमें काम करना है। और अभी तो तुम लोग जो ऐप यूज कर रहे हो वो बदल जाएगा। जैसे अभी हमारे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे क्लास के सारे ग्रुप्स, तो व्हाट्सएप नहीं है, मैं तुम्हें बोलूंगा प्ले स्टोर से एक दूसरा ऐप डाउनलोड करो जो मैं बताऊंगा, हमारा खुद का ऐप रहेगा, उस पे ही लिंक आएगी, वो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, सारी चीजें वहां होंगी, और फिर वही ग्रुप कंटिन्यूअसली फिर आगे चलेगा। हमें ऐसे बनाना है, कम से कम कोई और यूज ना करे या ना करे, हम तो करेंगे ना उसे, हमारे स्टूडेंट्स तो करेंगे। तो हम ऐसी कंसेप्ट अभी लाएंगे, और भी उसके बारे में हम सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो कंसेप्ट सामने रखेंगे डेवलपर्स के। डिजाइन कैसे होगी, क्या कैसे होगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, वो हम करेंगे, और फिर हम उसे तैयार करेंगे और अपने स्टूडेंट से डेवलपमेंट शुरू करेंगे। हम बताएंगे करना क्या है, कैसे बनाना है, कैसे क्या होगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ जावा को
अब आपने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, चलो मैं मानता हूं कि आपने एक प्रोग्राम जावा का लिखा कुछ तो। अब इस प्रोग्राम को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपके इस प्रोग्राम को नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारा बाइनरी नंबर से बना, हमारा मशीन बाइनरी नंबर से बना हुआ है। हमारी जो मशीन है मतलब 0101 इससे बनी हुई है। कैसे? जो रजिस्टर्स होते हैं, लाखों करोड़ों रजिस्टर्स होते हैं हमारे प्रोसेसर्स के अंदर, और भी ये सारे रजिस्टर्स जो होते हैं ना, या तो ऑन होते हैं या तो ऑफ होते हैं। या तो हाई वोल्ट होता है या तो लो वोल्ट होता है। अच्छा, हाई वोल्ट और लो वोल्ट मतलब या तो 1 या तो 0। 1 मतलब हाई वोल्ट, लो मतलब 0 वोल्ट। या तो हाई या तो लो। तो रजिस्टर्स के ऑन होने से तय होता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ए बोलना चाहता हूं या बी बोलना चाहता हूं या 1 बोलना चाहता हूं। मतलब एक एक कैरेक्टर जो आप लिखते हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। और मान लेते हैं आपने कन्वर्ट किया 110011, मतलब इसे पढ़ेंगे कैसे? ऑन ऑफ, ऑन ऑन ऑफ ऑन। तो ये रजिस्टर ऐसे काम करेगा, मतलब वोल्टेज मिलेगा, उसके आधार पे ये चलेगा। ये सिस्टम है जो अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। जब तुम लोग माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे, माइक्रो कंट्रोलर, बहुत सारी चीजें तुम्हें ये चीजें पता चलेगी। ऐसा तो इंटरनली ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। अब ये अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है बाइनरी में, चलो मानते हैं, लेकिन कैरेक्टर को कैसे करेंगे? ऐसा भी तो सवाल होता है कि ए को कैसे करेंगे बाइनरी में? ए नंबर थोड़ी है, नंबर को ही बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है ये मैं मानता हूं, लेकिन ए तो कैरेक्टर है। इसलिए क्या है, इंटरनली हर एक कैरेक्टर को, कीबोर्ड के हर कैरेक्टर को, हम डेली लाइफ में जितने कैरेक्टर्स यूज करते हैं सबको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है इंटरनली। ए को 65 प्रोवाइड किया गया है, बी को 66 है, सी को 67 है। ऐसा करते करते स्मॉल ए को पता है क्या है? 97। 97। हाँ बोलो। हाँ, कुछ पूछना है? ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ, हाँ स्पेस को भी एक ASCII कोड है, पता है क्या है? 32। अच्छा, तुम लोग बोलोगे ASCII मतलब क्या? ये कोड है, अमेरिका ने बनाया। बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एक बार, सब कंपनी का अपना अपना कोड था। बहुत सारी कंपनी ए को 55 बोलती थी, अमेरिका 65 बोलती थी। जब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 55 ही बोलती थी, सब अपने अपने, जापान 25 बोलती होगी, ऐसे मैं एक बात बता रहा हूँ अलग अलग। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर आपको डेटा सेंड करना है तो वो बाइनरी फॉर्म में ही जाएगा डेटा, नंबर्स के फॉर्म में बाइनरी। वहां वो लोग डिकोड करेंगे अपने लैंग्वेज में तो डेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ए को 65 मानते नहीं है, वो लोग 55 मानते हैं। तो आप अगर 65 भेजोगे तो उनके हिसाब से 65 स्लैश को बोला जाता है। तो वो जब एबीसी देखेंगे तो स्लैश स्टार और हैश आ जाएगा, वो बोलेंगे अरे ये क्या भेजा इन्होंने, ऐसा हो गया। इसलिए एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था वो बताता हूँ। उसमें हर कंट्रीज के लोगों ने हिस्सा लिया था, और हिस्सा लेने के बाद ये देखा गया वहां पे कि किस कंट्री के कोड सबसे बेस्ट है इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए सबसे बेस्ट किसका है, तो वो था अमेरिका का। इसीलिए हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। समझ रहे हो इस बात को? ASCII का मतलब क्या है? ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और यही ASCII कोड प्रोवाइड किए जाते हैं जनरली। यूनिकोड है अब तो, सेम है। यूनिकोड बाद में आया, यूनिवर्सल कोड जो है, यूनिकोड जिसे बोला जाता है, ये बाद में आया। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, यूनिकोड और ASCII कोड में डिफरेंस। जावा यूनिकोड यूज करता है, सी प्लस प्लस ASCII करता है। हम तो जावा सीख रहे हैं, पाइथन भी यूनिकोड करता है। क्यों पता है? ये लोग यूनिकोड करते हैं क्योंकि ना यूनिकोड में
कैरेक्टर्स बढ़ गए हैं। सी प्लस प्लस में टोटल कितने ASCII कैरेक्टर्स होता है पता है? 256। उसमें स्पेस आता है, स्लैश आता है, स्टार आता है, सब आ जाता है। लेकिन फिर भी और बढ़ाए गए, 1000, 2000, 3000 ऐसे बढ़ गए। तो इसलिए यूनिकोड ज्यादा बेटर है, इसमें ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। इसलिए पाइथन और जावा दोनों यूनिकोड पे काम करते हैं। और उनका, हाँ, लेकिन कैपिटल ए का 65 ये ASCII और यूनिकोड दोनों है। मतलब पहले जितने कोड है वो सेम है, उसमें नए ऐड हुए हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कैपिटल ए का ASCII कोड बताओ तो तुम लोग बोल देना 65। मैं पूछूं स्मॉल ए का 97। दो याद कर लो ना, बाकी नहीं याद करना है, मुझे भी नहीं याद है बाकी के। हाँ, लेकिन कुछ पूछोगे तो बता दूंगा जोड़ के। अगर 65 ए का है तो जेड का 90 होगा, क्योंकि उसमें 26 जोड़ूंगा तो वही हो जाएगा। वहां तक चला जाएगा ना वो तो। ऐसे आप जोड़ सकते हो, जोड़ के वहां तक चले जाओ, बात वही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, वहां तक जा सकते हैं। तो हर एक कैरेक्टर को ASCII कोड है। अच्छा, आपने जो प्रोग्राम लिखा जावा का, लेकिन ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझता नहीं, बाइनरी नंबर समझता है। तो क्या कोई बीच में बैठा है क्या कि जो इसको कन्वर्ट कर दे, मशीन को समझ में आए उस लैंग्वेज में? हाँ, कोई है। उसी को कंपाइलर बोलते हैं। यही है जो बीच में बैठा है। आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने का मतलब ही है कि आपको उसे मशीन को समझाने की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन सी प्लस प्लस में कंपाइलर हुआ करता था, यहाँ इंटरप्रेटर होता है। बताऊंगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों का रोल है यहाँ पे। कैसे है वो बताऊंगा आगे। अब इंटरप्रेटर क्या है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे ही। बस इंटरप्रेटर आ चुका है। कंपाइलर पूरे कोड को पढ़ता है, कन्वर्ट करता है, चलाता है पूरे कोड को एक साथ। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़ेगा उसे चलाएगा, एक लाइन पढ़ेगा उसे चलाएगा, एक लाइन पढ़ेगा चलाएगा। क्यों? स्पीड मिलती है इधर। और तुम लोग बोलोगे एक लाइन पढ़ेगा, जाएगा, दे देगा, चलाएगा, फिर वापिस आएगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा, फिर जाएगा, चलाएगा, तो इसमें तो ज्यादा समय लगेगा, ऐसा तुम सोचते हो। इसका भी मैं आंसर दूंगा मेरे आगे के लेक्चर्स में, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या फर्क है, कैसे काम करता है। मैं जेवीएम वगैरह बनाऊंगा। अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ आज के पहले लेक्चर में, लेकिन फिर भी बहुत और भी कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि आपको सर्च करना है डाउनलोड जावा, बस, और कुछ नहीं करना। क्यों? अच्छा, अगर आप कोई प्रोग्राम लिखोगे, कन्वर्ट करने वाला भी तो आपके पास होना चाहिए। तो जावा करो डाउनलोड। कन्वर्ट करने वाला ही आपके पास नहीं तो फायदा क्या है? प्रोग्राम लिख दो, नोटपैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कहीं भी लिखो, उससे प्रॉब्लम नहीं। कन्वर्ट करने वाला भी तो चाहिए। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम भी नोटपैड में अगर लिखते हो तो चलेगा, लेकिन कन्वर्ट करने वाला भी तो होना चाहिए, कंपाइलर। उसके लिए ही तो हम डाउनलोड करते हैं, नहीं तो करेंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं सी प्लस प्लस के, कि उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपाइलर ऑलरेडी होता है। हम वही वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। जैसे जब मैं सी पढ़ाता हूँ तो कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी, VS कोड, ऐसे बहुत सारे हैं। आप करो वहां पे प्रोग्राम, वहां पे कंपाइलर भी आपको मिल जाता है। अगर नोटपैड के पास कंपाइलर होता तो हम क्यों डाउनलोड करते? नोटपैड से ही कंपाइल कर लेते हमारे प्रोग्राम को। लेकिन नहीं है ना वहाँ, यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम नोटपैड को नहीं यूज करेंगे। वैसे ही जावा के कुछ ऐसे हैं सॉफ्टवेयर्स जिनके पास कंपाइलर नहीं है, लेकिन आप उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपने कंपाइलर जहां इंस्टॉल किया है उसको, उसका पाथ ढूंढ लेते हैं ऐसे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जावा सी ड्राइव में इंस्टॉल किया मान लो। अब आपने एक सॉफ्टवेयर को ही डाउनलोड किया जिसमें आप जावा के प्रोग्राम टाइप करना चाहते हो। जैसे एक बोलता हूं मैं, नेट बीन्स नाम का। आपने नेट बीन्स डाउनलोड किया। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे इंस्टॉल, तो वहां आ गया कि जावा तो सी ड्राइव में इस जगह पे इंस्टॉल्ड है।
ऐसा अपने आप ऑटो डिटेक्ट कर लिया। क्या ये सही है क्या? तो आप बोलोगे हाँ नेक्स्ट, मतलब आपने नेक्स्ट बोला, या तो आप बताओगे नहीं दूसरी जगह नेक्स्ट नेक्स्ट, बस उसको मिल गया आपका कंपाइलर। तो आप करो वहां पे डायरेक्टली और वहां से ही कंपाइल कर लो। हाँ, या तो नोटपैड में टाइप करो, कंपाइल करने के लिए कोई और तरीका ढूंढो, मैं वही करूंगा जो सबसे टफ मेथड है। मैं उस सबसे टफ मेथड को ही यूज करूंगा। कौन सी? मैं नोटपैड में प्रोग्राम टाइप करूंगा, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी उससे, प्रोग्राम लिखने की भी आदत पड़ेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर में भी प्रोग्राम कर सकता हूँ, मेरे लिए तो और आसान है, वहां पे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ रेडी आ जाता है, बस प्रोग्राम लिखना है। लेकिन तुम लोगों को हर एक वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। पब्लिक क्यों लिखना है, स्टैटिक क्यों लिखना है, वॉइड क्यों लिखना है, मेन क्यों लिखना है, स्ट्रिंग क्यों लिखना है, एआरजीएस क्यों, क्लास क्यों, सब एक एक बात पता होनी चाहिए। जब अगर तुम्हें ये एक एक बात पता होगी तभी तुम प्रोग्रामिंग कर पाओगे अच्छे से और उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए वो बहुत जरूरी है समझना। इसलिए हम नोटपैड में ही करेंगे, जावा को डाउनलोड करके मैं छोड़ दूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करूंगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, सबसे बेस्ट है कमांड प्रॉम्प्ट। मैं जावा को नोटपैड में टाइप करके सेव करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखूंगा ये सेव की हुई फाइल है और जावा के कंपाइलर का नाम लिखूंगा, वो कर देगा कंपाइल आपके नोटपैड वाली फाइल को, बस आपका काम हो गया। आप तो यही चाहते थे ना कि आपकी फाइल कंपाइल हो जाए, कैसे भी हो उससे मतलब नहीं है, आप कमांड प्रॉम्प्ट से करो या कहीं से भी करो करो। अब जावा डाउनलोड कैसे करते हैं, लिखता हूँ जावा डाउनलोड, मैं हमेशा डाउनलोड करता हूँ। हाँ, जिसे जावा 8 चाहिए, 8 काफी अच्छा है नए वाले से, जिसे 8 चाहिए जिसमें एप्लेट भी है, एप्लेट को अगर यूज करना है तो जावा ने एप्लेट को हटा दिया, सपोर्ट ही हटा दिया। अब एप्लेट नहीं रह गया, मतलब एक एप्लेट की कंसेप्ट थी जिसमें आप वेबसाइट्स देख पाते थे ना, एप्लेट का यूज किया जाता था पहले। अब गूगल क्रोम ने भी एप्लेट का सपोर्ट हटा दिया, इसलिए जावा ने भी हटा दिया कि अब ज्यादा यूज भी नहीं होता, एप्लेट बहुत पुराना हो गया, आजकल तो सब नए नए चीजें आ गई हैं। तो वो जो एप्लेट की कंसेप्ट है ना, वो एप्लेट की कंसेप्ट आपको जावा 8 में मिलेगी, और आज भी कंपनीज में सबसे ज्यादा जावा 8 ही यूज किया जा रहा है अभी भी, जावा 8। हाँ, अभी तो 16 17 आ गए। तो अगर आपको 8 चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे अगर मैसेज करोगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मैं वहां भेजता ही हूँ, लेकिन वो जावा 8 भी सेंड कर दूंगा, वहां से कर लेना आप डाउनलोड। यहाँ पे ना आपको ओरेकल का अकाउंट वगैरह खोलना पड़ता है, किस लिए? जावा 8 को डाउनलोड करने के लिए, फ्री है वो, साइन अप वगैरह करना पड़ेगा ओरेकल के वेबसाइट पे जाके, आप कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, जावा के लेटेस्ट वर्जन के लिए कोई जरूरत नहीं, कर लो नया वाला डाउनलोड, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कौन से वेबसाइट पे जाना है मैंने नहीं बताया, oracle.com देखो लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगा जावा डाउनलोड्स, और इसमें आप देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है जावा 17.0 आपको डाउनलोड करना है। किस लिए? आप यहाँ से, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है क्या? नहीं। मैक है क्या? नहीं। फिर कौन सा है? फिर विंडोज होगा आपका, मेरा तो विंडोज है, विंडोज आ गया। आप यहाँ से ये इंस्टॉलर जो है इस ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है इंस्टॉलर करो, यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। डाउनलोड हो गया, नेक्स्ट 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 करो, हो गया इंस्टॉल, और कुछ नहीं है, बस उतना ही। पाथ तो सेट हो जाता है आजकल, जावा का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया तो पाथ सेट नहीं करना पड़ता, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा अपने अगले लेक्चर में पाथ का मतलब क्या है, पाथ सेट करने का मतलब क्या होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने अगले लेक्चर में तुम लोगों को बताने ही वाला हूँ वैसे भी। और जैसे मैं बताता हूँ कि एक बात जस्ट बता देता हूँ छोटी सी, कुछ मेरे पास, हाँ ये मैं बताता हूँ कि जावा जो है 1996 में आई थी, सबसे पहली बात तो उस समय अच्छा एक कंसेप्ट और है जावा की, क्लासेस नाम की, हम पढ़ेंगे क्लासेस क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। और एक कंसेप्ट है पैकेज नाम की, पैकेज का मतलब होता है फोल्डर। अच्छा, तुम लोग इतने फोल्डर्स देखते हो, जैसे तुम अपने फ्रेंड को बोलते हो कि एक फोल्डर क्रिएट कर और उसमें ये डेटा डाल, ऐसा तुम लोग बोलते हो जनरली ना। तो तुम जावा की लैंग्वेज में बोल सकते हो एक
पैकेज क्रिएट करो और उसमें ये डेटा रखो, बस यही फर्क है, सिर्फ वर्ड का फर्क है। आप पैकेज बोलो या फिर आप फोल्डर बोलो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक होता है। हाँ, जावा का जो पहला वर्जन आया था ना, उस समय सिर्फ 8 फोल्डर्स थे, मतलब 8 पैकेज थे, और उन फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी क्लासेस रखी हुई थी। पहले फोल्डर में बहुत सारी क्लासेस, दूसरे में बहुत सारी क्लासेस, तीसरे फोल्डर में बहुत सारी क्लासेस, ऐसे लगभग 250 के आसपास क्लासेस थी टोटल। सब अलग अलग फोल्डर में रखी गई थी। ग्राफिक्स का काम करना है तो अलग फोल्डर, नेटवर्किंग का काम करना है तो अलग फोल्डर। मतलब वो क्लासेस जो है नेटवर्किंग का काम करती है तो उसे नेटवर्किंग वाले फोल्डर में रखो, इनपुट आउटपुट रिलेटेड काम करना है तो उसे इनपुट आईओ नाम के फोल्डर में रखो, कुछ टाइम डेट रिलेटेड यूटिलिटी रिलेटेड काम करना है तो एक यूटिल नाम का फोल्डर होना चाहिए, आप उसमें कुछ क्लासेस रखो ताकि सेपरेट रहे सब और आपको यूज करने में आसानी हो। इसलिए जावा ने फोल्डर्स बनाए, पाइथन ने भी बनाया, पाइथन ने भी बनाया। और हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो फाइल है उसको क्लास फाइल, पैकेज के अंदर क्या होता है, क्लास होती है। वही पाइथन क्या वर्ड यूज करता है पता है, मॉड्यूल। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं पाइथन में भी, मतलब बहुत सारी क्लासेस हैं पाइथन में भी, तो वहां पे मॉड्यूल बोला जाता है, यहाँ पे क्लासेस बोला जाता है। तो याद रखना कोई टफ काम नहीं है, वो मॉड्यूल उसकी जगह पे, यहाँ पे क्लास है। हाँ, अगर मैंने कोई फाइल बनाई तो मुझे एक क्लास बनानी पड़ेगी, तो बन गई मेरी खुद की एक फाइल, मेरी खुद की एक क्लास, मैं तो क्लास बोलूंगा, जावा सीख रहा हूँ। पाइथन सीखता तो मैं मॉड्यूल बोलता, स्क्रिप्ट बोलता पाइथन में। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूल, फाइल को ही बोलते हैं क्लास। हाँ, लेकिन क्लास लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है वो सारी चीजें हमें वैसे भी समझनी, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे अपना डाउट पूछे अभी। क्या बताया मॉड्यूल का, मॉड्यूल पाइथन में, मॉड्यूल मतलब फाइल, यहाँ पे क्लास है वहां पे फाइल है, मॉड्यूल। जैसे पाइथन में एक मॉड्यूल है मैथ नाम का, तो मैथ नाम की एक फाइल है, अगर आपको उसे यूज करना है इंपोर्ट करो, इंपोर्ट मैथ, आप यूज कर लो उसके अंदर की चीजों को। हाँ, C++ में भी तो है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, कर लो यूज मैथ डॉट एच को। सब लोग इंक्लूड करना जानते हैं और सबको करना ही पड़ेगा, आप सब कुछ नहीं लिख सकते। आप प्रिंटफ का मतलब आपने नहीं बताया है, किसी और ने बताया, तब आप यूज कर रहे हो प्रिंटफ, तब आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट हो रहा है। आपको बताना पड़ेगा, 1000-2000 लाइन आप लिखोगे, पहले प्रिंटफ का मतलब बताओगे, फिर प्रोग्रामिंग करोगे क्या, मुझे बताओ, नहीं ना। इसलिए तो उनके बारे में बताया हुआ है। तो लैंग्वेज जिसने जिसने डिजाइन की, आजकल वाली लैंग्वेजेस, रुक जाओ, आजकल वाली जो लैंग्वेजेस हैं बहुत अच्छी हैं, वो लैंग्वेजेस ना ह्यूमंस का बहुत ध्यान रखती हैं कि उन्हें कम से कम लाइन लिखनी पड़े। बहुत सारी है ना, बहुत, आज मतलब मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि अभी ये C++, जावा ये सब पहले आई थी तो इसमें कोड बहुत लिखना पड़ता है। अभी तुम देखोगे पाइथन 3 2008 में लॉन्च हुई, देख लो कैसे चलती है वो, कुछ लिखना नहीं पड़ता, स्लो है वो, क्योंकि सब पीछे से काम हो रहा है। आपको आसान काम देने के लिए पीछे से काम कठिन हो गया, पीछे से उन्होंने काम किया है, इसलिए स्लो हो गई है वो। आपको अच्छी चीजें दे पाए इसलिए वो स्लो हो गए हैं। जावा 3 टाइम्स फास्टर है पाइथन से। क्या जावा के में तो, लेकिन कभी तुमने पाइथन में मेन लिखा नहीं, लिखा ना, तो फिर लिखा नहीं ना कभी, यहाँ लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन। पाइथन में तो कुछ नहीं, डायरेक्ट A = 10 B = 20, इंट तक नहीं लिखना पड़ता पाइथन में। एक मेमोरी बनानी है आपको A नाम की, उसमें कुछ रखना है तो इंट A तक नहीं लिखना पड़ेगा आपको पाइथन में, A = 10 चला गया 10। तो गो लैंग्वेज है अभी, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पर्ल लैंग्वेज है, रूबी है, कितनी सारी है मार्केट में। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका अपना, आर लैंग्वेज अभी तो बहुत चल रही है डेटा साइंस के लिए, आर लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेजेस है ना अभी, तो उनका यूज किया जाता है। हाँ, पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत अच्छी है, मशीन लर्निंग वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लाइब्रेरीज बहुत बड़ी बड़ी है, और उन्होंने सारी लाइब्रेरीज C लैंग्वेज में बनाई है।
ताकि स्पीड मिले, नहीं तो कितनी स्लो हो जाएगी। तो ये उन्होंने किया है। और एंड्रॉइड ने भी सारी लाइब्रेरीज अपनी सी में बनाई हुई है, सारी नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी 80-90% बोल रहा हूँ। तो वो उसकी वजह से क्या हो गया, स्पीड मिल रही है एंड्रॉइड को भी, पाइथन को भी। तो वही तो चीजें हैं, इसलिए तो उसमें बनाई है। हाँ, कुछ दिनों के बाद जावा मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज अगर ला देगा तो जावा में चालू हो जाएगा काम। तो यही सब तो हो रहा है ना मार्केट में। तो ठीक है, आज इतना ही होगा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, बाकी का हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे, और वो होगा फ्राइडे को। फ्राइडे को अपना लेक्चर होगा। जो लोग ग्रुप में